एक बार प्रेम से बोलिए गणित महाराज की जय। जी हाँ, आप सभी के बीच में एक बार फिर से आ चुके हैं और तड़कता भड़कता लेक्चर लेकर के आए हुए हैं, जहां पर आप सभी को क्लास 9th का जो अभी एग्जाम हो रहा है, जिसको आप लोग त्रैमासिक एग्जाम को हो, चाहे द्वितीय त्रैमासिक एग्जाम को हो, चाहे नौमाही एग्जाम को हो, आपको जो कहना है कह लो। ये एग्जाम जो 20 तारीख को होने वाला है, 20 दिसंबर को, 18 19 20, हाँ 20 दिसंबर को जो होने वाला है, उस एग्जाम का जो वायरल पेपर है ना, वही आपको कराने वाले हैं। तो दिल थाम के, कुर्सी की पेटी बांध करके यहीं पर बैठ जाओ, थम जाओ, क्योंकि अगले जो भी 1 घंटे 1.5 घंटे चाहे आधे घंटे जितना देर भी पढ़ाने वाले हैं, ये सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो भाई, यहां पे जल्दी जल्दी हम लोग जो है छक्का चौका एकदम जो भी चीज कह लो वो सब लगाने वाले हैं और मजेदार तरीके से हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। यहां पे देखो पहला जो चैप्टर का सवाल है, ठीक है, देखो हम लोग चैप्टर वाइज चलेंगे, ध्यान रखना। तो यहां पे उदाहरण से पहला जो सवाल कर रहा है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत भी होता है, ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पे अशांत अनावर्त नहीं होता है, अशांत आवर्ती होता है, यानी कि रेकरिंग वाला होता है। तो अनावर्त वाला तो नहीं होगा, तो शांत हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा, ए हो जाएगा। है अनावर्त वाला जो है अपरिमेय होता है। इसमें क्या होता है ना कि दशमलव के बाद के जो संख्या होते हैं, जो अंक होते हैं, वो रिपीट नहीं करते हैं और ना ही रुकते हैं। कहते हैं कि हम अइबे करबो, हम अब अइबे करबो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ध्यान रखना, अनावर्त उसको बोलेंगे। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी हम लोग का जो है सही हो जाएगा। फटाफट हम लोग जो है सवाल को यहाँ पे देखेंगे, टाइम नहीं लगाएंगे, फटाफट हम लोग देखेंगे, फास्ट देखेंगे, जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट हम लोग चलेंगे। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा जी, अनावर्त वाला होगा। तो अशांत अनावर्त यहाँ पे लगा लो, काम खत्म हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है ना, उसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप का होता है। यहाँ पे 7 है, नहीं हो पाए। इसमें देखो 14 3 42, 3 आ रहा है, नहीं हो पाएगा। 40, हाँ इसमें जो है 2 और 5 आ सकता है। 27 में 3 आता है, ध्यान रखना, तो ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 40 वाला दिख गया, जो कि क्या होगा जी, यहाँ पे शांत होगा। 40 का आप लोग फैक्टर तोड़ोगे तो क्या होगा जी, 2 और 5 ही आएगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं आएगा, 2 और 5 आएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे देख लो, खाली 2 और 5 आ रहा है और कुछ भी नहीं आ रहा, इसलिए क्या होगा जी, शांत होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है सी बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। देखो ध्यान से, 2 और 5 जिसके हर का भाज्य गुणनखंड में नहीं आएगा वो अशांत होगा। मैंने उसके अलावा दूसरा कोई भी संख्या आ जाए, 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई भी अंक आ जाए, कोई भी संख्या आ जाए, ठीक है, आप उसको अशांत कंसीडर कर देना। देखो ध्यान से, यहाँ पे जो है 5 है, यहाँ पे 25 है, 60 है, 18। देखो 18 को अगर देखोगे ना, 18 को ध्यान रखना, तो इसमें देखो ध्यान से 2 गुने 3 गुने 3 आता है। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से 2 3 6 6 3 18 होता है। अब इसमें देखो 3 आ रहा है, तो 3 ही तो नहीं आना चाहिए, मुझे खाली 2 और 5 चाहिए, इसलिए क्या होगा जी, ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, अशांत हो जाएगा। माइनस यहाँ पे हटा देना, 3/25 रखना। क्लियर है आपको? जी सर बिल्कुल, यहाँ पे जो है सही हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, इसमें कौन अपरिमेय राशि है। जॉन रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा वही अपरिमेय होगा। जॉन रूट से बाहर नहीं निकलेगा वो अपरिमेय होगा, ठीक है। आप लोग जरा सा देखो इसको, जहां पे देखो ध्यान से, 9 का वर्गमूल तो 3 हो जाएगा, लेकिन 7 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, ये रूट के अंदर ही रहेगा, इसलिए क्या होगा जी, यह जो है अपरिमेय हो जाएगा। बाकी सब रूट से बाहर निकलेगा। 144 जो होता है 12 का जो है क्या होता है, स्क्वायर होता है। 64 जो होता है ना, रखना 64, माइनस क्यों लगा दिए हैं बार बार जी, ठीक है। यहाँ पे कितना होता है, 0.8 का यहाँ पे जो है क्या होगा जी, स्क्वायर होगा। 8 का स्क्वायर 64 होता है। 100 जो होता है ना, 10 का स्क्वायर होता है, ठीक है। यानी सब रूट से बाहर निकल रहा है, एगो बाहर नहीं निकल रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पे अपरिमेय हो जाएगा। इसमें फिर अपरिमेय संख्या नहीं है, नहीं है पूछा, यानी कि परिमेय संख्या वाला पूछा। तो परिमेय संख्या वाला कौन होता है जी, जौन दशमलव के बाद के अंक रिपीट करेगा या फिर शांत दशमलव रहेगा, वही होगा। तो देखो ध्यान से, इसमें जो है रिपीट नहीं कर रहा है। देखो एगो जीरो यहाँ पे है, यहाँ पे 3 गो जीरो, यहाँ पे जो है 3 4 गो जीरो हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जो रिपीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो 3 5 ही रिपीट कर रहा है, तो रिपीट करने वाला यहाँ पे हो जाएगा। इसे भी देखो रिपीट नहीं कर रहा, 7 5 2 5 1 7 ऐसे करके है, ठीक है। इसमें कोनो अंक रिपीट नहीं करता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, खाली ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। जो रिपीट करेगा वो हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग जो है जैसे भी पढ़ाई कर रहे हो, 9th क्लास में हो ना आप लोग, तो 9th क्लास में आप लोग जो है जब पढ़ते हो,
कोई भी चीज पढ़ते हो, वैसे तो 10th क्लास से थोड़ा सा हार्ड सिलेबस 9th क्लास का होता है, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। उसको भी हम जैसे टीचर जो है बहुत ही आसान करके पढ़ा देते हैं, वो बात अलग है। लेकिन जरा सा आप मुझे बस इतना सा बताने का प्रयास करो कि कोई भी चीज आप लोग पढ़ते हो तो क्या उसे पढ़ते वक्त कोई भी समस्या आती है? अगर समस्या आती है तो जरा सा एक बार अपना कमेंट सेक्शन में जो है समस्या को बताने का प्रयास करो, क्या समस्याएं आती है। यहां पे देखो ध्यान से, 3.721435 कैसी संख्या है, ठीक है। तो इसमें देखो ध्यान से, दशमलव के बाद जो है अंक रिपीट नहीं कर रहा हूं, रुक भी नहीं रहा, क्योंकि डॉट डॉट दिया था नहीं कि संख्या आगे जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा जी, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इस तरह से आप लोग जो है छांटने का प्रयास करना। निम्नलिखित में कौन 11/3 का दशमलव रूप है, ठीक है। तो 3 से यहां पे भाग देना है 11 को, 11 को जो है 3 से भाग करना है, जो भी यहां पे कट करके आएगा उसी को करेंगे। देखो 3 3 का यहां पे 9 होता है, ठीक है, घटेगा तो 2 होगा, दशमलव देंगे तो 0, 3 6 का 18, यहां पे देखो घटेगा तो कितना होगा जी, 2 होगा। यानी कि देखो आंसर 2 यहां पे रिपीट कर गया, 2 यहां पे क्या करेगा जी, रिपीट कर गया, यानी कि 6 जो है बार बार रिपीट कर, 3.6 पर रेकरिंग हो जाएगा। इसमें रेकरिंग कोनों पर नहीं दिया, तो इसलिए क्या होगा जी, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये रेकरिंग वाला होगा, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें से कोनों रेकरिंग वाला नहीं है, अगर रेकरिंग वाला नहीं है तो क्या होगा जी, यहाँ पे जो है ऑप्शन डी हम लोग कंसीडर करेंगे, ध्यान रखना। गलत मत कर देना कि 3.6 यहाँ पे है तो इसको मत मार देना, ठीक है, ध्यान रखना। देखो भाई 0.5 का पी बटा क्यू का रुका है, तो 0.5 पर यहाँ पे देखो ध्यान से बार दिया है, नहीं कि रेकरिंग दिया है, तो 5 है, ध्यान रखना। जितने अंक पे रेकरिंग होता है, जितने अंक पे रेकरिंग होता है उसके बदले हम लोग क्या करते हैं जी, 9 लगाते हैं। एगो अंक पे रेकरिंग है, एगो 9 लगाएंगे, 5/9 यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या जो है √2 √3 के बीच है? देखो √2 का जो है मान कितना होता है, 1.4 के आसपास होता है, ध्यान रखना। √3 का मान होता है 1.7 के आसपास, ठीक है। इसमें जो है इन दोनों के बीच में कौन दिख रहा है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो 1.6 दिख रहा होगा, काम खत्म, ठीक है। तो ये लगभग लगभग मान होता है, एक्यूरेट मान नहीं होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। तो हमें याद है इसलिए हम लिख पा रहे हैं, नहीं याद होता तो यह हम लोग नहीं लिख पाते, तो ऑप्शन सी यहाँ पे लगा लो। देखो निम्नलिखित में कौन √2 का दशमलव प्रसार है, तो 1.4 के आसपास वाला था, यहाँ पे क्या हो 1.14, 1.14, ओ भैया, ओ भैया, यही दिख रहा है, यही हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, 1.4 यहाँ पे लिख देते का 1.14 होगा। एक बार रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हमको निकाल ही लेने दो वैल्यू, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आप लोग गलत मान याद न करवा दें, ठीक है। गलत मान याद करने से बेहतर है कि आप लोग जो है बढ़िया से रटो, ठीक है, सही मान को रटो। √2 का वैल्यू 1.41 ही होता है, 1.41 ही होता है, ठीक है। हमने तो सही याद किया है, हमने सही याद किया, यहाँ पे जो है गलती हो गया है, 1.41 करना, ऐसे कर लेना, 1.414 ऐसे करके है, तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। क्लियर है, आप लोग समझने का प्रयास करो। अच्छा यहाँ पे देखो हाई जो है 1.732 है ना, ये √3 का वैल्यू है, ये √3 का जो है वैल्यू है, इस बात को ध्यान रखना है। दोनों वैल्यू को आपको याद करना चाहिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग याद रखोगे। पाई क्या है जी, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान जो होता है, ध्यान रखना है, पाई का जो मान होता है ये लगभग लगभग मान होता है 22/7, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना है, यही लगभग लगभग मान का होता है 3.14 होता है, ठीक है। इसमें ही दोनों जो मान है ना, ये परिमेय संख्या होते हैं, ये क्या होते हैं जी, परिमेय संख्या होते हैं, ये लगभग लगभग मान है, ध्यान रखना। इस पाई का मान जो है लगभग लगभग है, लेकिन पाई जो होता है ना अपरिमेय होता है, क्योंकि इसका जो है मान फिक्स नहीं है, इसका मान कोई फिक्स नहीं है, डेफिनेट आंसर इसका नहीं आता है। 3.14 कुछ 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 आते रहता है, ये रुकता नहीं है, कुछ कुछ आते रहता है, ठीक है। तो इसलिए पाई अपरिमेय है, इसका जो लगभग लगभग मान हम लोग यूज करते हैं ये परिमेय संख्या है, इसमें कंफ्यूज मत होना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। पाई का सन्निकट मान क्या होता है जी, 22/7 होता है, सन्निकट यानी कि लगभग लगभग जो मान है यहाँ पे उसके नजदीक वाला जो मान होता है वही होता है। जीरो क्या है जी, जीरो एक परिमेय संख्या है, इस बात को ध्यान रखना है, अपरिमेय नहीं मान सकते। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन बहुपद नहीं है, देखो जिसके चर के घात जो होंगे वो पूर्ण संख्या नहीं होना, वही बहुपद का चीज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जेड जो है बट्टा के नीचे आ रहा है, जैसे ही इसको बट्टा के ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा जी, यहाँ पे देखो 4 जेड के पावर -1 हो जाएगा, यहाँ पे पावर 1 है ना, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी कि क्या होगा जी, यहाँ पे जो है बहुपद ई नहीं होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन बहुपद का मानक रूप में है, मानक रूप में क्या होगा जी, अगर चर का जो घात है वो घटते क्रम में आ जाए तो उसको मानक रूप में हम लोग बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो मानक रूप में नहीं है, ठीक है। 2 के बाद 3 देखो बढ़ रहा है, फिर घट गया, यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है, तो ये भी मानक रूप में नहीं है। यहाँ पे देखो देखो जो अचर पद होता है ना, इसका घात 0 होता,
अचर पद में चर का घात क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो 0 से 3 गया, 3 से देखो ध्यान से यहाँ पे 1 आ गया, यानी कि पहले बढ़ा फिर घट गया, यानी कि ये भी मानक रूप में नहीं है। यहाँ पे देखो है पावर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं था, 1 है, अचर पद में है का चीज, यहाँ पे पावर जो है 0 होगा। ठीक है, तो 2 से 1 हुआ, 1 से यहाँ पे जो है 0 हो गया, यानी कि यहाँ पे घटते क्रम में पावर है या फिर बढ़ते क्रम में, तो ये मानक रूप में कहलाएगा। तो यहाँ पे मानक रूप में हम लोग इसको मानेंगे, क्योंकि देखो घटते क्रम में इसका पावर दिया है, घाट दिया है। ठीक है, 2 फिर 1 फिर 0 हो गया, तो घटते क्रम में होगा तो उसको मानक रूप में हम लोग बोलेंगे। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। अब सुनो ध्यान से, इसमें घात पूछा, तो जब भी आपको जो है ब्रैकेट के साथ जो है ऐसा कुछ गुना में दे दे, तो आपको घात ज्ञात करने के लिए अधिकतम पावर को अधिकतम पावर में जोड़ दें। इधर देखो, इधर अधिकतम पावर यहाँ पे 3 दिख रहा है, ब्रैकेट वाले में अधिकतम पावर यहाँ पे 2 दिख रहा था, 3 और 2 दोनों को जोड़ेंगे तो 5 होगा, यही बहुपद का घात होगा। आप इसको गुना करके भी चेक कर सकते हो, x के पावर 3 में x के पावर 2 से गुना करेंगे तो x के पावर 5 होगा, माइनस 4 में x क्यूब से गुना करेंगे तो यहाँ पे देखो ध्यान से 4x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप देख रहे होंगे, आप पे अधिकतम घात 5 है, इसलिए 5 यहाँ पे आंसर होगा। तो आप गुना करके भी देख सकते हो या फिर डायरेक्टली जो है पावर को जोड़ करके भी मार सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो आप जैसे करना है कर लेना। देखो यहाँ पे px को ध्यान रखना, p यहाँ पे जो है px का मान इतना है, तो आपको p1 का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि देखो ध्यान से, जहां पे x है ना वहां पे आपको खाली 1 रखना है, तो भाई रखो और मान निकालो, जो मान आएगा ना वही आपका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे px है, तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, हम लोग जो है 1 रखेंगे, 1 यहाँ पे क्या होगा जी, एक x है ना, तो x के जगह पे 1 का क्यूब करेंगे, माइनस में 5 गुने x का मान 1 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 2 इंटू x का मान 1 प्लस में यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखो भाई 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 में 5 से गुना होगा तो 5 होगा, 2 एकम 2 होगा और प्लस में यहाँ पे 2 होगा। आप देख रहे हो 2 और 2 4 1 5, 5 में से 5 घटे तो 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए कर सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या आप लोग मेरे बात को समझ पा रहे हो? क्या आप लोग मेरे बात को समझ पा रहे हो? जरा सा मुझे बताने का प्रयास करो, जरा सा मुझे बताने का प्रयास करो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है भाई, x का मान यहाँ पे जो है 3 है, इस 3 को जो है यहाँ पे क्या करोगे जी, पुट करोगे तो जो मान प्राप्त होगा वही मान यहाँ पे जो है पूछा है। ठीक है, यानी कि इस बहुपद का मान x बराबर 3 पर पूछा, यानी x का मान 3 रखो, जो मान आएगा वही मान आपको बताना है। तो रखो जरा सा, देखो ध्यान से, भाई 2/3 है, 2/3 यहाँ पे x स्क्वायर है ना, x का मान यहाँ पे 3 रखने के लिए कहा, तो 3 का स्क्वायर रखेंगे, माइनस में देखो ध्यान से x का है। ठीक है, x तो x का मान 3 रखेंगे, स्क्वायर का है तो स्क्वायर करेंगे, प्लस में देखो ध्यान से 3 है और यहाँ पे x का मान कितना रखना है जी, x का मान यहाँ पे 3 रखना है, तो यहाँ पे देखो गुना में हम लोग 3 रखेंगे, माइनस में 1 रखेंगे, यानी कि जहां जहां इसमें x था वहां वहां हमें क्या रखना है जी, यहाँ पे 3 रखना है। क्या रखना है जी, 3 रखना है। अब सुनो ध्यान से यार, हम क्या ही बताएं, आप लोगों को साफ हम दिख रहा है क्या? ठीक है, पूजा हो गया, अगरबत्ती जल गया, थोड़ा सा धुआं हो टाइप का हो गया भाई स्टूडियो में, क्या ही बताएं जी, पूरा का पूरा धुआं से ही भर गया। इतने ज्यादा प्रदूषण, इस प्रदूषण में हम पढ़ा रहे हैं, हालांकि प्रदूषण नहीं कह सकते, नहीं तो फिर जो है दिक्कत हो जाएगा। पूरा का पूरा धुआं धुआं हो गया हमारा स्टूडियो हो। साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि अगरबत्ती हमें बुताना पड़ेगा? बताओ जल्दी से, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बच्चा? कमेंट कर दो फटाफट, फटाफट कमेंट करके बताओ तो, दिख रहा है, मजा आ रहा है? चलो ठीक है, नहीं तो फिर अगरबत्ती हम बुताने वाले थे, क्या ही कर सकते हैं। देखो भाई 3 का स्क्वायर यहाँ पे कितना होगा जी, 9 हो जाएगा, तो 2/3 गुने यहाँ पे 9 हो जाएगा, माइनस में 3 का स्क्वायर 9 प्लस में देखो 3 3 का 9 माइनस में यहाँ पे 1 हो जाएगा। भाई देखो 9 में से 9 तो घट जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई 3 3 का 9 होता है, 3 दूना का 6 हुआ, 6 में से देखो यहाँ पे 1 घटाओगे तो कितना आएगा जी, 5 आएगा। यही आपका आंसर होगा ए बबुआ हो, इहवा गड़बड़ हो गया है हो, इहवा जो है मुड़िया पर 3 होगा हो। भाई देखो यहाँ पे 3 लिखना होगा हो, तब जाके आंसर आएगा हो। चलो देखो ध्यान से, 3 का क्यूब 27 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, माइनस में 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 9 माइनस में 1, 9 से 9 गायब हो गया, 0 हो गया है। 3 आवा 27 होगा, 9 दूना के 18, माइनस में 1 करेंगे तो यहाँ पे 17 हो जाएगा। यही आपका आंसर आएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चा। ओ बच्चा, बचवारे बचवारे बचवारे, क्या आपको समझ में आ रहा है? जो पढ़ा रहे हो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो नहीं ज्यादा ही तुम लोग कमेंट में नहीं ना हंस रहे हो, है तो ना हंस बोलो, हंस बोलो, तनिषा हंसे के पड़ी। चलो देखो ध्यान से जी, यहाँ पे आप लोग समझो ध्यान से, यहाँ पे px का मान दिया, यहाँ पे qx का मान दिया, कह रहा है कि px गुने qx का घात बताना है, यानी कि जब दोनों को गुना करेंगे, देखो यहाँ पे जो है
कुछ नहीं तो गुना है, ठीक है। यहाँ पे समझो ध्यान से, है बीच में जब डॉट रहे ना, बीच में डॉट रहे यानी कि पॉइंट रहे, तो इसका मतलब दोनों गुना करना। गुना करने पर घात क्या होगा, यही आपसे पूछा हुआ है और कुछ भी नहीं पूछा है। तो गुना करोगे कैसे जी, देखो ध्यान से, इसको इसमें गुना करना है, यानी कि आपको जो है इस वाले हिस्से को इस वाले हिस्से से गुना करना है। अब गुना करने पर घात बताना है, तो गुना करके घात बताने के लिए सबसे अधिक पावर को सबसे अधिक पावर में जोड़ देते हैं। 2 और 4 जोड़ हो गए, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे जो है 2 है, तो 4 और 2 जोड़ोगे तो 6 होगा। तो गुना करने पर घात हमारा यही आएगा, ठीक है। देखो है बहुपद px में x बराबर a से भाग देने पर जो है शेषफल कितना होगा, तो शेषफल बताने के लिए बस करना कुछ नहीं है। देखो ध्यान से, इसमें ध्यान रखना है x का मान ज्ञात कर लेना, x का मान ज्ञात करना, इसका बार 0 करोगे ना तो x का मान आएगा, माइनस a इधर जाएगा तो प्लस का a हो जाएगा। अब x का जो मान यहां से प्राप्त हुआ है ना, x का जो मान प्राप्त हुआ है, आप समझो इस सवाल को समझो, जब भी आपको ऐसा कुछ कहे ना कि देखो ध्यान से px यहाँ पे है px, ठीक है, इस px में ध्यान रखना है, इस px में ध्यान रखना है, px कोई है, इस px में अगर आपको जो है कोई फंक्शन से भाग देना है x माइनस a से भाग देना है और आपको सिर्फ और सिर्फ शेषफल बताना है, r का मान बताना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल से स्टेप अप्लाई करना है। यहाँ पे सिंपल से स्टेप क्या होगा जी, जिससे भाग करना है ना, बस उसके बराबर 0 कर देना और x का मान ज्ञात कर लेना। x का मान क्या आएगा जी, माइनस a इधर आएगा तो प्लस का a होगा, तो x का मान हमारा a आया। बस इसी x के मान को जो है इसमें रख देना, ठीक है, यानी कि p ऑफ x है ना, ठीक है। तो यहाँ पे होगा जी, अगर यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे x के जगह पे हम लोग a रख देंगे ना, a रख देंगे तो यही आपका शेषफल हो जाएगा, यही आपका शेषफल होगा। यानी कि बस उस बहुपद में आपको इस x का मान रख देना है, फिर जो मान प्राप्त होगा वही शेषफल होगा, यानी कि p ऑफ a ही क्या होगा जी, यहाँ पे शेषफल होगा और कुछ भी यहाँ पे शेषफल नहीं होने वाला। p के किस मान के लिए, इतना देखो है x माइनस 1 से इस ये वाला का है जी, देखो x माइनस 1 से ये पूरा का पूरा जो बहुपद है वो एक गुणनखंड हो जाएगा। अच्छा जी, यहां पे समाधान से यहां पे आपको p का एक ऐसा मान बताना है जिसके मान के रखने पर ध्यान रखना इस बहुपद का ही गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा, गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा। देखो जब गुणनखंड प्राप्त हो जाता है ना, तो इसका मतलब यही होता है कि गुणनखंड जो होता है ना, गुणनखंड है, जो गुणनखंड यहाँ पे है ये बहुपद को पूरा पूरा विभाजित कर देगा, यानी कि यहाँ पे शेषफल जो है 0 होगा, यहां पे शेषफल क्या होगा जी, 0 होगा। इसे मान चलो कि कोई भी संख्या जैसे 10 ही है, तो 10 का अगर हम कह रहे हैं कि 2 एक फैक्टर है यानी कि गुणनखंड है, तो 2 से 10 जो है पूरा पूरा कटेगा, शेषफल हमेशा 0 आएगा। गुणनखंड का बस इतना सा मतलब होता है। अब देखो ध्यान से, भाई x माइनस 1 से पूरा का पूरा विभाजित है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर इससे हम लोग शेषफल निकालें तो शेषफल का मान हमारा 0 आएगा। यानी कि देखो भाई x माइनस 1 जो है ना, इसी से तो विभाजित हो रहा है, तो अगर इसके बराबर हम लोग 0 रखें तो x का मान क्या होगा जी, x का मान देखो ध्यान से, माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस का 1 होगा। यानी कि अगर इस बहुपद में x का मान 1 पुट कर दिए तो हमारा शेषफल 0 आएगा, ठीक है। तो देखो x यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ पे देखो x का मान यहाँ पे 1 आया है ना, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, x का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में देखो ध्यान से p और इंटू में x का मान 1 होगा, प्लस में यहाँ पे 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होता है 0 होगा। क्योंकि देखो ध्यान से हमने x का जो मान 1 निकाला था, इस मान को हमने इस बहुपद में रख दिया, अब इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। बस इतना सा कंसेप्ट है, दूसरा कुछ नहीं है। एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, माइनस में p में 1 से गुना होता है p होगा, प्लस में यहाँ पे जो है 5 होगा, इक्वल टू में 0 होगा। है देखो 5 और 1 कितना होगा जी, 6 होगा, माइनस p उधर जाएगा तो क्या होगा जी, बराबर में जो है प्लस का p हो जाएगा, तो p बराबर यहाँ पे जो है 6 हो जाएगा। और यही जो है आपका मान पूछा हुआ है, p का मान पूछा हुआ था, बस इतना सा करना। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर गुणनखंड दे दिया, तो अगर एक गुणनखंड दिया तो इससे जो x का मान निकलेगा उस मान को इस बहुपद में रखोगे तो उस बहुपद का मान ही 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां से निकलता है शून्यक, है क्या निकलता है जी, शून्यक निकलता है, शून्यक, और शून्यक बहुपद के मान को शून्य कर देता है, इसीलिए यहाँ पे जो है 0 के बराबर हमने किया। अगर आपको केवल शेषफल निकालना है तो बस इस x का मान जो है यहाँ पे पुट करना, जो मान आएगा वही यहाँ पे शेषफल होगा, ठीक है। तो शेषफल यहाँ पे हमारा 0 था, दूसरा कुछ नहीं था। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे बातों को थोड़ा मोरा गोल मटोल करके जो है समझ में बिल्कुल आया होगा, क्योंकि आपने जो है पूरा डिटेल में सिलेबस पढ़ा हुआ है 9th क्लास का। अगर नहीं पढ़ा तो क्या ही कर सकते हैं, बस इतना सा समझा सकते हैं, ठीक है। आगे समझने का प्रयास करो। आगे देखो, इसका जो है गुणनखंड निम्नलिखित में से कौन सा होगा, गुणनखंड छांटना है, गुणनखंड छांटना है। तो गुणनखंड यार चलो सॉल्व करना ही सिखा देते हैं, नहीं तो छांटना भी सिखाते हैं ऑप्शन से, कोई दिक्कत ना होता है, ठीक है। छांट भी सकते हो आप लोग, लेकिन चलो गुणनखंड निकालना सिखाते हैं।
पहले जो है x के पावर दोबारा रखो, फिर x वाले पद को रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस में जो है 12x आ जाएगा। अब अचर पद इधर जो है लास्ट में चला जाएगा, प्लस में 9 हो जाएगा। आपको क्या करना है ना कि फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है। तो 4 9 36 यहाँ पे होगा। इसको दो को ऐसे भागों में तोड़ना है कि हमारा जोड़ने पर प्लस में 12 होना चाहिए। तो छहाक छहाक 36 में तोड़ सकते हो। देखो है 6 में 6 से गुना होता है 36 होगा, और 6 6 को जोड़ोगे तो यहाँ पे 12 होगा। इस तरह से आप लोग तोड़ सकते हो। तो 4x² हो गया है, 12x को 6x में तोड़ सकते हैं। 6x और 6x मिलकर जो है 12x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 9 हो गया। अब आप यहाँ पे जो है 2x कॉमन निकाल सकते हो। दो दूना के यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। दो दूना का होगा जी 4 होगा। यहाँ पे जो है देखो एगो x कॉमन निकालोगे तो एगो x बचेगा, प्लस देखो है द्वितीय 6 होता है, x तो कॉमन निकाल ही चुके हो। यहाँ पे देखो 3 कॉमन निकलेगा, तो 3 दूना के 6 होता है, तितरी का 9 होता है। आप गुना करके चेक कर सकते हो। है 2x में 2x से गुना होता है 4x², 2x में 3 से गुना होता है 6x। 3 दूना के 6x और 3 तिरी का 9। तो यहाँ पे गुना करके भी चेक कर सकते हो। दोनों जगह देखो ब्रैकेट में सेम सेम अंक है, तो हम यहाँ पे जो है इसको कॉमन निकाल सकते हैं। हम इसको कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या बचेगा जी, यहाँ पे जो है 2x बचेगा। इसको कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे प्लस में 3 बचेगा, तो प्लस में 3 कर दिए। यही आपका फैक्टर होगा। तो 2x+3 जो है यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो है फैक्टर हो जाएगा। यही आपका जो है ऑप्शन बी होगा। आप चाहो तो a² + b² में भी तोड़ करके बना सकते हो। a² + b² में क्या कर सकते हो जी, इसको ऐसे तोड़ सकते हो। देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो ध्यान से 2x का होल स्क्वायर कर सकते हो, कोई दिक्कत ना होगा। है 9 जो होगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में देखो 2ab, तो 2a का मान यहाँ पे जो है 2x और b का मान यहाँ पे जो है 3 हो जाएगा। तो दूसरे के 4 4 12x हो जाएगा। तो इसको आप लोग ऐसे भी तोड़ सकते हो। इसका फैक्टर क्या होगा जी, है 2x प्लस में 3 हो जाएगा, a प्लस में b हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर 2x प्लस में 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर मतलब यही 2 बार जो रिपीट होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। दोनों ही तरीका हमने आपको बता दिया। जो तरीका आपको पसंद आए उस तरीका से आप लोग बनाने का प्रयास करना। हमारा काम है आगे बढ़ना, घात बताना। तो सबसे अधिक पावर जो दिखेगा वही घात बनेगा। आंसर जो है 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे समझो। वह बहुपद जिसमें सिर्फ दुइगो पद हो तो द्विपदी कहलाएगा। एगो पद होता तो एक पदी कहलाता, ठीक है। 3 गो पद होता त्रिपदी कहलाता। तो इस तरह से जितना पदों की संख्या होगा उतना ही वाला जो है बहुपद होगा। 2 गो पद था तो द्विपदीय बहुपद कहेंगे, काम खत्म है। एक चर में 2 घात वाले बहुपदों का कहेंगे जी, ठीक है। तो 2 घात वाला बहुपद है तो द्विघाती बहुपद कहेंगे। 3 घात वाला बहुपद होता तो उसको त्रिघाती कहेंगे, ठीक है। अगर एक घात वाला होगा तो उसको रैखिक कहते हैं। अगर घात एक होता ना, घात अगर एक हो ना, घात अगर एक हो तो उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बबुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, है जो शून्य जो घात होता है ना, देखो ध्यान से, शून्य बहुपद होता है। शून्य बहुपद अगर पूछेगा, शून्य बहुपद, तो इसका जो घात होगा ना, इसका जो घात होगा वो अनंत होगा। इसका घात क्या होगा जी, अनंत होगा, या फिर अपरिभाषित आप लोग टिक आउट कर सकते हो, अनंत या फिर अपरिभाषित, ठीक है। वहीं अगर अचर बहुपद हो, कौन सा बहुपद हो जी, अचर बहुपद हो, अचर बहुपद, ठीक है। यानी कि उसमें ज्यादा रखना, जीरो को छोड़कर बाकी कोई अंक हो या फिर संख्या हो, जैसे 35 37 7/5 ऐसे √2 ऐसे करके जो है कोई संख्या हो, उसका घात आपसे पूछे तो अचर बहुपद का जो घात होता है ना वो हमेशा 0 होता है। अचर बहुपद का घात कितना होगा जी, 0 होगा। तो इस बात को आप लोग ज्यादा ध्यान रखना। इस बात को फिर से, इस बात को, इस बात भात नहीं, इस बात को ध्यान रखना। फिर से इस बात को आप लोग ध्यान रखना। तो ये सब जो है बातों को आपको ध्यान रखना होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर ध्यान रखोगे। यार क्या ही बताएं जी, हमारा धुआं धुआं हो गया है। हमको जो है दरवाजा खोलना पड़ेगा ताकि जो है धुआं सब जो है पास हो जाए कम से कम। क्या ही बताएं, हमारा यहाँ पे जो है पूजा पूजा हो जाता है, फिर धुआं धुआं हो जाता है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन भी धुआं धुआं हो रहा है और रूम भी धुआं धुआं हो रहा है। अब इस धुआं को कैसे मेंटेन करें, आई डोंट नो, आई डोंट नो, बस पढ़ा रहे हैं। देखो ध्यान से, तो यहाँ पे क्या होगा जी, द्विघात वाला है तो द्विघाती करेंगे, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर है। देखो निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है, बहुपद कौन सा नहीं होगा जी। देखो यहाँ पे घात जो है माइनस में दिख रहा है तो माइनस में घात नहीं हो सकता, बस यही बहुपद नहीं है, ठीक है। बटा में घात नहीं हो सकता, दशमलव में घात नहीं हो सकता, माइनस में घात नहीं हो सकता। ये सब चीज आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो एक बिंदु का भुज जो है ऋणात्मक है। देखो कोई भी बिंदु होता है ना तो उसको पहले जो है भुज लिखते हैं, भुज, बाद में कोटि लिखते हैं। इसको याद रखना, भूको से, भूको से, ठीक है। भूको ट्रिक होता है, भूको ट्रिक होता है, ठीक है। पहले भुज होगा, बाद में जो है कोटि होगा, ठीक है। तो इस तरह से होगा। भुज को हम लोग एक्स निर्देशांक बोलते हैं, कोटि को क्या बोलते हैं जी, वाई निर्देशांक बोलते हैं। तो देखो ध्यान से, एक बिंदु का जो है भुज ऋणात्मक है, यानी कि एक्स नामक जो है माइनस में है, यहाँ पे निगेटिव है। एक्स नामक जो है निगेटिव है, माइनस में है। अब आप यहाँ पे समझने का प्रयास करो, ए जो है ध्यान रखना,
एक्स एक्स अक्ष जो है यही है। अब इस अक्ष में निगेटिव कौन है जी, एक्स नियामक ही है, ठीक है, यानी कि भुज निगेटिव यानी कि ई वाला जो है माइनस वाला पद है, ठीक है। तो इधर होगा हाई वाई अक्ष के बाएं तरफ होगा, ठीक है। तो वह बिंदु कहां अवस्थित होगा, तो वाई अक्ष के बाएं तरफ होगा, वाई अक्ष के बाएं तरफ होगा, क्योंकि इसका भुज ही निगेटिव है, यानी कि एक्स नियामक निगेटिव है, तो वाई अक्ष यही ना है जी, ये तो वाई अक्ष होता है, तो वाई अक्ष किधर दिख रहा है, बाएं तरफ दिख रहा है, तो वाई अक्ष के बाएं होगा। अच्छा, अगर जो है मान चलो कि अगर जो है कोटि ऋणात्मक दिया होता, कोटि ऋणात्मक, अगर मान चलो कि कोटि जो है ऋणात्मक होता है, अगर ए वाई जो है माइनस में होता है, तो वाई माइनस में कितना होता है, नीचे होता है, यानी कि एक्स अक्ष के नीचे होता है, एक्स अक्ष के नीचे होता है वो बिंदु। अगर वाई नियामक जो है निगेटिव होता है, यानी कि ऋणात्मक होता है, कोटि ऋणात्मक होता, तो जो बिंदु होता है एक्स अक्ष के नीचे होता। तो आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं जी, एक्स अक्ष के नीचे टिक आउट करते हैं, ऑप्शन डी को टिक आउट करते हैं। तो इस तरह से आप लोग को जो है बनाना है। किसी बिंदु का निर्देशांक जो है 5 0 है। देखो, अगर किसी बिंदु का नियामक में ध्यान रखना, अगर कोई भी जो है निर्देशांक अगर 0 हो, चाहे भुज 0 हो चाहे कोटि 0 हो, यानी कि देखो ध्यान से, एक्स नियामक 0 हो चाहे वाई नियामक 0 हो, तो हमेशा ध्यान रखना है ई अक्ष का बिंदु होता है। किसका बिंदु होता है जी, अक्ष का बिंदु होता है, इस बात पर ध्यान रखना। तो ये बिंदु कहां अवस्थित है, तो ये किसी न किसी अक्ष पर ही होगा। अब कौन सा अक्ष पर होगा, तो देखो ध्यान से, अगर यहां पे ध्यान रखना, अगर यहां पे ध्यान रखना, यहां पे समझने का प्रयास करो, जो बिंदु दिया है 5 0 दिया है, अगर इसमें ध्यान रखना वाई नियामक 0 हो, अगर वाई नियामक क्या हो जी, 0 हो, तो ऐसे स्थिति में ये एक्स अक्ष का बिंदु होगा। कौन सा अक्ष का बिंदु होगा जी, एक्स अक्ष का बिंदु होगा। अगर ध्यान रखना है, अगर एक्स नियामक 0 हो, अगर एक्स नियामक 0 हो, अगर एक्स नियामक क्या होगा जी, अगर एक्स नियामक 0 हो, तो ई वाई अक्ष का बिंदु होगा। ये बिंदु कहां होगा जी, वाई अक्ष पर होगा, ई वाई अक्ष पर बिंदु होगा, ई वाई अक्ष पर बिंदु होगा। तो अगर एक्स नियामक 0 हो तो वाई अक्ष पर बिंदु, अगर एक्स नियामक 0 हो, पहले वाई नियामक 0 हो, तो ई एक्स अक्ष का बिंदु होगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है सॉल्व करते रहना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल सॉल्व कर लोगे। आवाज वाज तो सब परफेक्ट आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। द्वितीय पाद के किस बिंदु का भुज, किसी बिंदु का जो भुज का चिन्ह क्या होगा, देखो ध्यान से, अब इसको याद कर लो, सुनो ध्यान से। पहला पाद जो होता है ना, पहला पाद ई प्लस में होता है, दोनों का दोनों का होगा जी प्लस में होगा। दूसरा पाद में आता है मध्य प्रदेश, यानी कि माइनस प्लस आता है, माइनस प्लस आता है, ठीक है, सिखाते हैं। तीसरा वाला में ध्यान रखना, यहाँ पे जो है क्या होगा जी, दोनों का दोनों माइनस होगा, दोनों का दोनों माइनस होगा, ठीक है, ध्यान रखना। चौथा वाला में ध्यान रखना प्लस माइनस होता है। हम इसको याद कैसे करवाते हैं, है देखो, पहला वाला हो गया, ये दूसरा वाला हो गया, ये तीसरा वाला हो गया, और ये चौथा वाला हो गया। आप लोग याद कर लो सीधे सीधे। देखो है, देखो है, दोनों प्लस प्लस होगा, ये दोनों माइनस माइनस होगा, तो पहला तीसरा तो ऐसे ही याद होगा, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये दोनों दोनों का सही से याद कर लेना है। देखो दूसरा नंबर पे ध्यान रखना क्या होता है जी, माइनस का मतलब एम हो गया, और प्लस का मतलब क्या होगा जी, पी हो गया। एम से माइनस, पी से प्लस, ठीक है, आप लोग ऐसे याद रखना। तो यानी कि एमपी हो गया, एमपी माने मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर रखना, मध्य प्रदेश को दूसरे स्थान पर रखना है। देखो यहाँ पे प्लस माइनस है, तो प्लस का मतलब जो है पी होगा, माइनस का मतलब एम होगा, यानी कि पीएम यानी कि प्रधानमंत्री जो होंगे ना, प्राइम मिनिस्टर, वो चौथे नंबर पर होंगे, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, चौथे नंबर पर प्राइम मिनिस्टर है, ध्यान रखना, यानी कि प्रधानमंत्री है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग याद रखोगे। वैसे आज के डेट में जो है, वर्तमान समय जिस दिन ये वीडियो चल रहा है, उस दिन जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन है, जरा सा बताओ कमेंट में। उस दिन भारत के प्रधानमंत्री कौन है जिस समय ये वीडियो हम अपलोड किए हैं। आज दिनांक कितना तारीख हो गया जी, ये 20 तारीख को जाने वाला है, यानी कि जो है 19 तारीख को अपलोड हो जाएगा। 20 तारीख का आपका एग्जाम है, 19 तारीख को जाएगा, यानी कि जो है 19 दिसंबर को जो है, 19 दिसंबर 2025 को भारत के प्रधानमंत्री कौन है, जरा सा बताओ कमेंट करके। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0 0 होता है। यदि किसी बिंदु का भुज शून्य हो, भुज शून्य हो, यानी कि एक्स नियामक शून्य है, देखो ध्यान से, भुज शून्य यानी कि पहिल का जो है शून्य हो गया, ठीक है, ध्यान रखना। तो वह बिंदु किस अक्ष पर होगा, अगर ध्यान रखना एक्स नियामक ही शून्य हो जाए तो वो वाई अक्ष का बिंदु होता है, हमने आपको अभी बताया था। अगर एक्स नियामक ही 0 है तो वो क्या होगा जी, वाई अक्ष का बिंदु होगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे बातों को समझ रहे होंगे। अब अगले सवाल पे चलते हैं। बिंदु इतना का माने कौन सा अक्ष पे स्थित है, देखो पहल का जो है माइनस में है, दूसरा का प्लस में है, यानी कि मध्य प्रदेश हुआ। मध्य प्रदेश ध्यान रखना है, यहाँ पे मध्य प्रदेश जो है ये तो दूसरा अक्ष में होगा, दूसरा कौन है, हाँ दूसरा चतुर्थांश में होगा। मध्य प्रदेश जो है दूसरा चतुर्थांश में होता है, ये तो कोनो अक्ष पर होगा ही नहीं, ये तो कोनो अक्ष पर नहीं होगा। अगर नहीं होगा, ये कौन सा अक्ष में होगा जी, अक्ष कर रहे हैं, ये जो है द्वितीय चतुर्थांश में होगा।
क्योंकि मध्य प्रदेश माइनस प्लस है तो द्वितीय चतुर्थांश में होगा, द्वितीय चतुर्थांश या फिर जो है पाद में होगा। चतुर्थांश बोल लो चाहे पाद बोल लो, जो बोलना है बोल लो, ठीक है, लेकिन बोलो बस। द्वितीय का होगा जी यहाँ पे चतुर्थांश में होगा। ये किसी अक्ष पर नहीं होगा, ये किसी अक्ष पर नहीं होगा। अक्ष पर होने के लिए कोई ना कोई एक नियामक जीरो होना चाहिए, या तो एक्स नियामक जो है जीरो हो जाए यानी कि भुज जीरो हो जाए, या फिर कोटि जीरो हो जाए यानी कि वाई नियामक जीरो हो जाए, तभी जाकर जो है वो अक्ष पर हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझे होंगे। देखो -2 जीरो किस अक्ष पर स्थित है, इसमें देखो वाई नियामक जो है क्या है जी, जीरो है, वाई नियामक जीरो है। पहले एक्स होता है बाद में वाई होता है, वाई नियामक जीरो है यानी कि एक्स अक्ष का बिंदु होगा, एक्स अक्ष का बिंदु होगा, काम खत्म, एक्स अक्ष का बिंदु होगा, ठीक है। अब यहां पे समझो, एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का वाई नियामक क्या होता है। देखो एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो एक्स, जीरो होता है, ठीक है। तो इसमें देखो अगर एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा, एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा, ठीक है, तो उसका वाई निर्देशांक क्या होगा जी, तो उसका वाई निर्देशांक हमेशा जो है जीरो होगा। भाई वाई निर्देशांक क्या होगा जी, हमेशा जो है जीरो होगा, यानी कि जो कोटि होगा ना, वाई निर्देशांक बोले तो यहाँ पे कोटि, कोटि क्या होगा जी, हमेशा यहाँ पे जीरो होगा। इस बात को ध्यान रखना, जीरो होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझोगे। एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का वाई निर्देशांक क्या होता है जी, अभी तो बताया जीरो होता है। एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का वाई निर्देशांक क्या होगा जी, जीरो होगा, अभी हमने बताया था। आगे समझो ध्यान से। भाई देखो दोनों का दोनों माइनस में है तो कौन सा चतुर्थांश में होगा जी, तृतीय में होगा। पहला वाला जो है प्लस प्लस वाला होता है, इस बात ध्यान से। दूसरा वाला मध्य प्रदेश यानी कि माइनस प्लस वाला होगा, मध्य प्रदेश यानी कि माइनस प्लस वाला होगा। तीसरा वाला दोनों माइनस में होता है, ठीक है। चौथा वाला प्लस माइनस होता है, प्रधानमंत्री। आपको जो है ध्यान रखना है, तो इस तरह से हमने याद करवाया हुआ है, आपको याद रखना है। दोनों माइनस में है, तृतीय में जाएगा, ठीक है। दोनों प्लस में होता है, पहला में आता है। देखो है प्लस में है और माही माइनस में है, प्लस में ही माइनस में, प्रधानमंत्री बन रहा है, प्रधानमंत्री चौथा स्थान पर, प्रधानमंत्री चौथा नंबर पद में, ठीक है। देखो दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में पहला पाद में हो जाएगा, दोनों प्लस में है तो पहला पाद में जाएगा। देखो प्लस में है माइनस में, बताओ जल्दी से क्या होगा जी, प्लस और माइनस यानी कि प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री चौथा नंबर पर जाएंगे। आपको जो है ध्यान रखना है इस बात का। एक घातीय समीकरण इतना का ध्यान रखना है, ठीक है। वास्तविक हलों की संख्या होगा जी। अब देखो ध्यान से, अगर इस समीकरण को देखोगे ना तो इसमें दो चर हैं, एक एक्स है एक वाई है। अगर दो गो चर हो, सुना से, अगर दो गो चर हो और समीकरण एक ही दिया हो तो दोनों चर का आप लोग अनगिनत मान ज्ञात कर सकते हो। जब जब x का मान तुम अपने मन से रखोगे तब तब y का मान जो है निकलता जाएगा, यानी कि x का मान भी अनगिनत होगा, y का मान भी अनगिनत होगा। तो जब दो गो चर हो और एक ही को समीकरण दिया हो तो वैसे स्थिति में अनगिनत मान होगा। क्या होगा जी, अनगिनत। यहां पे हलों का संख्या निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि इसका जो ग्राफ होगा ना, ग्राफ वो सरल रेखा होगा। एक ऐसा ग्राफ होगा जी, सरल रेखा यहाँ पे ग्राफ होगा, और सरल रेखा पर जो है ध्यान रखना, हर बिंदु, प्रत्येक बिंदु जो है हल होगा। अब प्रत्येक बिंदु, किसी रेखा पर जो है बिंदु को होता है तो बिंदु अनगिनत होता है। अनगिनत अगर होता है तो हर एक बिंदु ही अगर हल है तो अनगिनत हल होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा जी, अनगिनत हल होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। तो लॉजिक आपको बताना है क्या चीज जी, कि भाई देखो अगर दो चर में एक रैखिक समीकरण दिया है तो वैसे स्थिति में उसका जो ग्राफ खींचेंगे तो सरल रेखा प्राप्त होगा, और उस सरल रेखा पर का हर एक बिंदु ही हल होगा, और सरल रेखा पर जो बिंदुओं की संख्या होती है वो अनंत होती है, यानी कि अनंत हल यहाँ पे मौजूद होंगे। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि देखो ध्यान से x बराबर 1 है, y बराबर क्या चीज 3 है, x बराबर 1 है, y बराबर 3 है, तो समीकरण इतना का जो है आपको एक हल बताना है। और नहीं देखो ध्यान से, सवाल क्या कर रहा है जी, x बराबर 1 है, y बराबर 3 है, जो कि इस समीकरण का हल है। कह रहा है कि हल है तो आपको k का मान बताना है। अगर हल है इसका मतलब दोनों जो मान है इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। हल क्या करता है, हल अगर मान चलो किसी चर का मान दे दिया है तो उस चर का जो मान होता है ना, वो दोनों समीकरण जो भी समीकरण दिया होता है ना उस समीकरण को संतुष्ट करता है। यानी कि अगर हम जो है ध्यान रखना, अगर हम लोग जो है इस x के मान को क्या चीज इस समीकरण में पुट करें और y के मान को भी हम लोग जो है समीकरण में पुट करें तो इस समीकरण जो है संतुष्ट हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पे x है, x पे कितना है जी, 1 है, तो हम लोग 1 रखेंगे। प्लस में देखो 15 हो गया। y का मान हम लोग कितना रखेंगे, y का मान यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 हो जाएगा। बराबर में कितना होगा जी, यहाँ पे k होगा। 45 से कितना होगा जी, 46 होगा। 46 ही k का मान होगा, और यहाँ पे ऑप्शन जो है सी में दिया है तो ऑप्शन सी कर लेना। तो अगर ध्यान रखना किसी समीकरण का हल दिया हो तो चुपचाप
उस चरों के मान को जो है उस समीकरण में पुट कर देना, बस ध्यान रखना उस समीकरण का हो जाएगा जी संतुष्ट हो जाएगा, और जब हल करोगे तो कोई ना कोई उसमें चर का मान ज्ञात हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। आगे यहां पे समझने का प्रयास करो, निम्नलिखित में कौन सा का चीज समीकरण इतना और इतना का चीज एक उभयनिष्ठ हल है। हमने आपको वही बात बताया कि हल जो होता है ना, हल ठीक है क्या करता है, समीकरण को संतुष्ट करता है। तो इसमें से कौन सा मान है जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है, बस यही आपको चेक करना है। जो मान संतुष्ट करेगा वही हल होगा। देखो जैसे x का मान 6 है, y का मान 1 है, तो अगर x का मान 6 रखते हैं, y का मान 1 रखते हैं, तो क्या समीकरण संतुष्ट होता है? आओ चेक करते हैं। 4 में 1 से गुना करें तो 4, 4 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 10 होगा, ये संतुष्ट हो गया। क्या इसके बाद इस वाला जो मान है इसको भी संतुष्ट करता? अगर दोनों को ही संतुष्ट कर दिया तो इसको बोलेंगे उभयनिष्ठ हल, यानी कि दोनों का ही हल है। उभयनिष्ठ हल यानी कि दोनों का हल है, कॉमन हल है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये तो संतुष्ट कर दिया। अब यहाँ पे चेक करो, है x का मान 6 रखना है तो 6 रख लो, y का मान कितना रखना है, y का मान 1 रखना है, तो यहाँ पे y का मान 1 रख लो। है देखो ध्यान से, 36 18 होगा, 18 में से 1 घटेगा तो कितना होगा जी 17 होगा। यानी कि हई वाला जो मान है ना, हई वाला मान, ये दोनों ही समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है, यानी कि यही उभयनिष्ठ हल होगा, यानी कि दोनों समीकरणों का हल होगा, दोनों समीकरणों का यही हल होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को जो है समझ गए होंगे। अगले सवाल को देखो, एक घातीय समीकरण का लेखा चित्र कैसा होता है? एक घातीय समीकरण होगा उसका लेखा चित्र कैसा होगा जी? सरल रेखा होता है, हमने आपको अभी बताया। एक घातीय यानी कि रैखिक समीकरण है, ये घातीय समीकरण का है चाहे रैखिक समीकरण का है, रैखिक समीकरण का जो है आलेख कैसा होगा जी? हमेशा सरल रेखा होगा, ठीक है, हमेशा क्या होगा जी? सरल रेखा होगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। अब सुनो, x बराबर 0 का आलेख कैसा होता है? तो x बराबर 0 क्या होता है, सुनो ध्यान से, यहां पे समझो। भाई जो है यहाँ पे x अक्ष है, क्या है जी? x अक्ष है, x अक्ष यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो इसमें जीरो यहीं पे होता है, और जीरो से है यहाँ पे जो है एक y अक्ष खींचा गया है, ये जो है y अक्ष जो है ना जीरो से होते हुए खींचा गया है, यानी कि जो y अक्ष है ना वो देखो x बराबर 0 का ही हल है, ठीक है। यानी कि x बराबर 0 को जो है यहाँ पे जब खींचेंगे ना रेखा के रूप में, तो ये y अक्ष प्राप्त होगा। कौन सा अक्ष प्राप्त होगा जी? y अक्ष प्राप्त होगा। और उसी तरह से ध्यान रखना, अगर y अक्ष पर जो है 0 से खींचेंगे हम लोग तो x अक्ष प्राप्त होता है। आप समझोगे नहीं, देखो ध्यान से, जैसे देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे x अक्ष हो जाए, अगर x अक्ष हो जाए, जरा सा समझने का प्रयास करो, बस इसको समझो। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। अगर मान चलो कि x बराबर 2 आपको खींचना है, तो इसका मतलब क्या हुआ जी? आप 2 से जो है ऐसे खींचोगे, 2 से जो है ऐसे आप एक रेखा खींचोगे, जरा सा सोचो। तो उसी तरह से अगर x बराबर हम लोग जो है 1 अगर खींचना चाहें तो आप यहां से खींचो, का है 1 से होते हुए खींचोगे, यही तो करोगे। तो उसी तरह से अगर x बराबर 0 का हमें खींचना हो तो आप यहीं से तो खींचोगे, और जब 0 से जो गुजरता है इसी को तो हम लोग y अक्ष बोलते हैं, इसी को तो हम लोग y अक्ष बोलते हैं, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो यानी कि जो है x बराबर 0 का जो आलेख होता है वही y अक्ष होता है, वही क्या होता है जी? y अक्ष होता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगले सवाल पे y बराबर 0 का आलेख कैसा होगा? तो y बराबर 0 का आलेख कैसा होता है जी? x अक्ष होगा। x बराबर 0 का आलेख y अक्ष और y बराबर 0 का आलेख x अक्ष, आपको वैसे ही याद करना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को ध्यान रखोगे। x बराबर 4 का आलेख एक सरल रेखा है जो क्या करेगा जी? देखो ध्यान से, अगर x बराबर 4 आपको खींचना है, x बराबर 4 खींचना है, आप जरा सा समझने का प्रयास करो। x बराबर 4 होगा कहां पे? आपको सर जी यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 होगा। x पर ध्यान रखना, x पर जो है 4, x पर 4 यहाँ पे, यानी कि जो आलेख खींचोगे x बराबर 4 वो कुछ ऐसा होगा। ये जो आलेख आपने खींचा है, देखो तो y अक्ष के समांतर ही तो खींचा है, y अक्ष के समांतर ही तो खींचा है, तो y अक्ष के क्या हो जाएगा जी? समांतर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो x बराबर जो 4 होगा ना y अक्ष के समांतर होगा, y अक्ष के क्या होगा जी? समांतर होगा। रैखिक युग्म के कोणों का योगफल कितना होता है जी? 180 होता है। रैखिक युग्म क्या होता है? एक रेखा के एक ही तरफ बने सभी कोणों का योगफल कितना? जो कोण बने, अरे अरे अरे, ठीक है, इधर जो कोण बने, जितना भी कोण बनेगा ना सबको जोड़ेगा तो 180 आएगा, यही रैखिक युग्म होता है, दूसरा क्या ही है जी, ठीक है। इस सवाल को देखो, एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योगफल डैश समकोण होता है। तो देखो एगो बिंदु पर ध्यान रखना, एगो बिंदु पर ध्यान रखना, टोटल अगर जो है कोण देखेंगे तो 360 डिग्री का कोण बनता है। 360 डिग्री होगा किसके बराबर जी? कौगो समकोण के बराबर होगा। समकोण यानी कि 90 डिग्री होता है। समकोण यानी क्या होता है जी? 90 डिग्री यहाँ पे होता है, इस बात को ध्यान रखना। समकोण मतलब होता है 90 डिग्री। अब देखो 360 को कौगो 90 डिग्री बना सकते हो जी? आपको सर जी 4 को 90 डिग्री बना सकते हैं, तो 4 को समकोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी?
4 गो समकोण होगा, क्योंकि देखो ध्यान से समकोण का मतलब 90 डिग्री, 90 में 4 से गुना करोगे तो 360 होगा। देखो ध्यान से 90 में जो है 4 से गुना करोगे, 90 में 4 से गुना करोगे तो 360 होता है, 9 चौका 36 होगा, 9 चौका 36, एगो जीरो बैठा दो, ठीक है, यानी कि 4 को समकोण के बराबर होगा, यानी कि 4 समकोण होता है, 4 समकोण होता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। देखो दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा, हमने आपको कहा था कि देखो ध्यान से अगर रेखा है, रेखा, तो इस रेखा के एक ही तरफ बने सभी कोणों का योगफल कितना होगा जी, 180 होगा। तो सभी कोण को जोड़ है 2x और 5x, 7x, 7x में 3x जोड़ेंगे तो 10x होगा, यानी कि 10x का जो मान है ना वही यहाँ पे 180 डिग्री है। तो जरा सा सोचो, 10 से है 180, 18 ही बार में तो कटेगा, यानी कि x का मान यहाँ पे 18 होगा, और आपसे x का ही तो मान पूछा है, और क्या ही पूछा है, अगर x का मान पूछा है तो आप लोग बना लो। क्या आप लोग समझ पा रहे हो इस चीज को, क्या आप लोग इस चीज को समझ पा रहे हो, आपको जी सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं। देखो चित्र में फिर से x का मान निकालना। अब देखो इस चित्र में देखो रेखाएं जो है प्रतिच्छेद कर रही हैं, मुझे बस इतना से बताओ, अगर है 4x है तो जस्ट इसके सामने वाला जो कोण बनेगा, सामने वाला कोण, इसको शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे, और शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है, बोलो हाँ या ना। आपको जी सर बिल्कुल बराबर होता है, यानी कि 4x है तो हाइयो क्या होगा जी, 4x ही होगा, ठीक है। अब सुनो, अगर है 3x है तो इसके सामने वाला जो कोण होगा ना ये भी शीर्षाभिमुख कोण होगा, तो अगर है 3x है तो ये 3x होगा, यानी कि जो है यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण से जो है 3x हो जाएगा। अब अगर आप लोग से हम कहें कि बबुआ देखो ध्यान से, अगर आप लोग जो है इस चीज को इग्नोर कर दो, इस चीज को इग्नोर कर दो, इस चीज को इग्नोर करो, तो आपको जो है एक रेखा दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा जी, एगो यहाँ पे रेखा दिखाई देगा, और एक रेखा के एक ही तरफ बने सभी कोणों का फल कितना होता है जी, 180 होता है। तो यहाँ पे 3 गो कोण बना है, जोड़ो तो ध्यान से तीनों कोण को, 4 गो x और 2 गो x, 6 गो x, 6 गो 3 गो 9 गो x होगा, यानी कि 9 गो x यहाँ पे जो है हो रहा है, और 9x जो है किसके बराबर होगा जी, तो देखो एक रेखा के एक ही तरफ बने सभी कोणों का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे x का मान कितना होगा जी, 9 दूना के 18 होता है, को जीरो बैठा हो गया, यानी कि x का मान जो है 20 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। देखो दिए गए चित्र में l समांतर m है, तो m का मान आपको ज्ञात करना है, यानी कि l और m दोनों का दोनों समांतर है, हाई वाला और ई वाला क्या है जी, समांतर है। अगर है दोनों समांतर है, अगर है दोनों समांतर है तो बताओ, अगर यहाँ पे x डिग्री है तो ये भी तो x डिग्री होगा संगत कोण से। याद करो संगत कोण क्या होता है, जहां देखो जो स्थिति में यह कोण है वही स्थिति में यहां वाला कोण क्या होगा जी, आपस में बराबर होगा, यही संगत कोण होता है, यानी कि जैसा कोण यहां पे वैसा ही कोण यहां पे। तो संगत कोण जो है आप लोग का ध्यान रखना है, यहाँ पे x है तो यहां भी x हो जाएगा संगत कोण से। अब देखो ध्यान से, अगर इस त्रिभुज को अगर आप लोग देखोगे, जरा सा समझो ध्यान से, यहाँ पे समझो, बस समझने का प्रयास करो। अगर इस त्रिभुज को आप लोग देखोगे, इस त्रिभुज को देखोगे, ठीक है, इस त्रिभुज को, ठीक है, तो हमने देखो ध्यान से इसी भुजा को, तो इसी भुजा को, अच्छा जी यहाँ पे देखो ध्यान से, इसी भुजा को है ई वाला भुजा को आगे यहाँ पे बढ़ाया गया है, यानी कि जो त्रिभुज है, जो त्रिभुज यहाँ पे है त्रिभुज, इसके इस भुजा को हमने आगे बढ़ाया, यानी कि बाह्य कोण होगा। कौन सा कोण होगा जी, बाह्य कोण होगा। और बाह्य कोण जो होता है अपने अंतः अभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है, बोलो हाँ या ना। तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल बराबर है, यानी कि x जो है, x जो होगा वो क्या होगा जी, इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा, यानी कि 40 और 30 को जोड़ेंगे तो 70 डिग्री के बराबर होगा, जो कि यहाँ पे जो है ऑप्शन बी में है। तो त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है अपने अंतः अभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे x का मान जो है 40 और 30 70 के बराबर है। अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा, क्योंकि ये जो है दोनों का दोनों संगत कोण है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। दिए गए चित्र में कहा जी एसीबी एक रेखा है, एसीबी क्या है जी, एक रेखा है, एसीबी एक रेखा है। देखो है डीसीए जो है 5x है, डी सी ए 5x है, डीसीबी 4x है, डीसीबी 4x है, तो आपको x का मान बताना है। तो हमने आपको बताया है कि एक रेखा के एक ही तरफ बने सभी कोणों का फल जो है 180 होता है, तो 5x और 4x जोड़ेंगे तो 9x होगा, 9x का जो मान होगा ना वही 180 होगा, यानी कि 9 दूना के 18 होता है, यानी कि x का मान जो है 20 डिग्री आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरह से आप लोग बना सकते हो। संग्रहित आंकड़े में किसी पद की पुनरावृत्तियों की संख्या उस पद की क्या कहलाती है। देखो ध्यान से, अगर आंकड़े संग्रहित कर दिए, एक जगह जो है सजा दिए, इकट्ठा कर दिए, ठीक है, तो इसे देखो ध्यान से, कुछ आंकड़ा था, ठीक है, 2 5 4 ऐसे करके जो है कुछ आंकड़ा था। अब उसमें कोई जो है जो प्रेक्षण है ना, कोई जो प्रेक्षण है वो बार बार रिपीट कर रहा है, जैसे 2 जो है उसमें 5 बार आया, तो हमने क्या किया ना, ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा चर और यहाँ पे लिखा इसका बरम्बरता।
आपको जी सर बिल्कुल बराबरता हम लोग लिखेंगे। अब देखो किसी आंकड़े में जो है दू जो है 5 बार आया तो बराबरता उसका 5 बनाते हैं। यानी कि ध्यान रखना कि अगर जो है किसी पद का कोई पद यानी कि जो है कोई उसमें जो चर मान है उसका पुनरावृत्ति हो रहा है, यानी कि जो है 2 बार 4 बार 5 बार आ रहा है, तो पुनरावृत्ति की जो संख्या होगी ना कि जितना बार आएगा ना उसकी संख्या क्या कहलाती जी, तो पद की यहाँ पे क्या कहलाएगी जी, बराबरता कहलाएगी। उसी को हम लोग जो है बराबरता बोलते हैं, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। कोई आंकड़ा है उसमें कोई जो है प्रेक्षण बार बार आ रहा है, ठीक है, तो जो बार बार आ रहा है तो जितना बार आएगा ना उस बार को ही हम लोग क्या बोलेंगे जी, बराबरता बोलेंगे, दूसरा कुछ हम नहीं बोलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझोगे। देखो हाई वर्ग अंतराल कैसा है, तो देखो ध्यान से 0 से 20 है, 0 से 20 है, ठीक है, हाई 20 से 40 है, 20 से क्या है जी 40 है, ठीक है, यहाँ पे देखो 40 से 60 है, 40 से 60 है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसका उच्च सीमा इसके निम्न सीमा के क्या है जी बराबर है, इसका उच्च सीमा इसके निम्न सीमा के बराबर है। यानी कि ये जो विधि है ना इसको हम लोग अपवर्जी विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, अपवर्जी विधि बोलते हैं। अगर ध्यान रखना है, अगर उच्च सीमा पहले वर्ग अंतराल की उच्च सीमा दूसरे वर्ग अंतराल की निम्न सीमा के बराबर हो तो वैसे स्थिति में जो है समझाता है कि अपवर्जी विधि में जो है वर्ग अंतराल लिखा गया है। और इसी अपवर्जी विधि को जो है आप लोग अतिव्यापी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, अतिव्यापी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अपवर्जी विधि को हो चाहे अतिव्यापी को हो, इसको अनतिव्यापी मतलब जो है क्या चीज, समावेशी विधि भी आप लोग कह सकते हो। तो समावेशी विधि भी आप लोग कह सकते हो। समावेशी विधि क्या होता है, तो ध्यान रखना है इसमें क्या होगा, समावेशी विधि में ध्यान रखना है, समावेशी विधि में पहले वर्ग अंतराल की उच्च सीमा दूसरे वर्ग अंतराल के निम्न सीमा के बराबर नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 20 नहीं होगा, ये दोनों अलग अलग अंक होगा। जैसे देखो ध्यान से आगे आपको बताते हैं। यहाँ पे एक आंकड़ा दिया हुआ है 0 से 20 फिर 21 से 40 दिया है। देखो ध्यान से 0 से 20 दिया है, फिर 21 से 40 दिया है, फिर देखो ध्यान से 41 से 60 दिया है, 41 से 60 दिया है। अब यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो इसका उच्च सीमा और इसका निम्न सीमा जो है बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं तो ये समावेशी विधि में, कौन सा विधि में जी, समावेशी विधि में, समावेशी विधि में है, इस बात को ध्यान रखना। समावेशी विधि में, अगर समावेशी विधि में है तो इसी को हम लोग बोलते हैं अनतिव्यापी। क्या बोलते हैं जी, अनतिव्यापी। ठीक है, तो आप जो है दोनों नामों को याद रखना। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है याद रहेगा। वह मान, छूट तो नहीं गया कोई क्वेश्चन, नहीं छूटा नहीं। देखो ध्यान से, वह मान जो वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा के ठीक बीच में रहता है। देखो हाई उच्च सीमा और निम्न सीमा को जो है ठीक बीच में रहता है, मतलब देखो हाई उच्च सीमा मतलब जो है अपर लिमिट, ठीक है, और निम्न सीमा मतलब जो है लोअर लिमिट, ये दोनों को जो है ठीक बीच में होता है। और ठीक बीच में जाने के लिए क्या करते हैं जी, दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं, और दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो ठीक बीच में पहुंचेंगे। तो जो ठीक बीच वाला मान होता है इसी को हम लोग जो है चर मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, इसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं जी, चर मान बोलते हैं। चर मान हम लोग बोलते हैं, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं जी, चर मान बोलते हैं। या फिर इसी को जो है हम लोग चर मान जो है छोड़ करके इसके ऑप्शन के हिसाब से देखो ध्यान से वर्ग चिन्ह बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं जी, वर्ग चिन्ह हम लोग जो है बोल देते हैं। चर मान हालांकि गलत वर्ड भी होगा यहाँ के लिए, देखो ध्यान से यहाँ पे जो है इसको हम लोग वर्ग चिन्ह ही बोलेंगे, सबसे सही वर्ड है वर्ग चिन्ह हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा जी, वर्ग चिन्ह हो जाएगा। चर मान याद मत करना, वर्ग चिन्ह ही याद करो, ज्यादा बढ़िया वर्ड है। ठीक है, ध्यान रखना। अब चलो अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगले सवाल में किसी वर्ग का 1/2 उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा, अच्छा देखो उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ करके देखो 1/2 किया नहीं कि आधा किया है, तो उच्च सीमा निम्न सीमा को जोड़ करके आधा करेंगे ना, आधा करेंगे तो इससे निकलेगा वर्ग चिन्ह। क्या निकलेगा जी, वर्ग चिन्ह निकलेगा, वर्ग चिन्ह। अभी हमने आपको बताया, अभी हमने बताया कि उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के आधा करोगे तो वर्ग चिन्ह निकलता है। ठीक है, अपर लिमिट यानी कि उच्च सीमा, लोअर लिमिट यानी कि निम्न सीमा। ठीक है, इसको ध्यान रखना सूत्र को। अब देखो ध्यान से, परिसर निकालना है ना, तो परिसर जब भी निकालना हो तो क्या करना है जी, सबसे बड़का भैया को पकड़ना है, यानी कि सबसे ज्यादा से ज्यादा जो मान होगा ना उसको पकड़ना है। सबसे ज्यादा से ज्यादा मान कौन है जी, यहाँ पे देखो 79 दिख रहा है, और कोई इससे बड़ा दिख रहा है क्या, और कोई भी बड़ा नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे जो 79 कर दिए। अब सबसे छोटका मान को पकड़ लो, इसमें सबसे छोटा छोटा कौन है जी, 10 दिख रहा है, 10 से छोटा तो कोई है नहीं, तो 10 यहाँ पे दिख रहा है। उन देखो बड़का मान में से छोटका मान घटाओगे ना तो जो बचेगा उसी को हम लोग बोलेंगे परिसर, यानी कि 69 बच रहा है, तो ऑप्शन जो है सी यहाँ पे लगा देंगे परिसर पे। अगला देखो है अनतिव्यापी विधि में जो है वर्ग अंतराल इतना की लंबाई क्या होगी, तो वर्ग अंतराल की लंबाई ज्ञात करने के लिए उच्च सीमा, देखो वर्ग अंतराल की लंबाई ज्ञात करने के लिए ना अपर लिमिट यानी कि उच्च सीमा में से जो है आपको लोअर लिमिट यानी कि जो है निम्न सीमा को घटाना होता है। उच्च सीमा यहाँ पे 15 है, तो 15 में से आपको घटाना पड़ेगा लोअर लिमिट यानी कि 11 को घटाना होगा। 15 में से 11 घटेगा 4 आ जाएगा, यही ऑप्शन आपका हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ध्यान रखोगे। किसी कक्षा के प्रत्येक छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों की जो बराबरता है, बराबरता सारणी इस प्रकार है, यानी कि जो है कोई क्लास है
उस क्लास में जो है कौन सा विद्यार्थी कितना अंक हासिल किया है, इसके लिए जो है यहां पे एक जो है बरम्बरता सारणी बनाया गया है। और इस बरम्बरता सारणी में आप लोग देखो, प्राप्तांक जो है 0 से 10 नंबर प्राप्त करने वाले जो है 3 गो विद्यार्थी है, 10 से 20 नंबर प्राप्त करने वाले जो है 5 विद्यार्थी है, अब 20 से 30 अंक प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी है वो 13 गो है। ठीक है, यदि सफलता के लिए कम से कम 10 अंक आवश्यक है, यानी कि अगर कम से कम अगर आप लोग 10 अंक प्राप्त कर लेते हो, कम से कम 10 अंक प्राप्त कर लेते हो, ठीक है, तो वैसे स्थिति में आप जो है माने कि सफल हो जाओगे। अगर सफल हो जाओगे, ठीक है, तो आप देखो ध्यान से कितने छात्र सफल हुए ये बताना है, यानी कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो 10 या 10 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो देखो ध्यान से, इस ये जो विधि लिखा गया है इसमें देखो अपर लिमिट लोअर लिमिट के बराबर है, यानी कि ये अपवर्जी विधि में लिखा हुआ है, और अपवर्जी विधि में है अपर लिमिट को काउंट नहीं किया जाता है, लोअर लिमिट को काउंट करेंगे लेकिन हाई अपर लिमिट को काउंट नहीं करेंगे, लोअर लिमिट काउंट करेंगे अपर लिमिट को काउंट नहीं करेंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर जो है कोई आंकड़ा है ना, आंकड़ा अगर उसमें 10 आ रहा है तो 10 जो होगा वो इसमें काउंट नहीं होगा, भाई 10 इसमें काउंट होगा, लोअर लिमिट के रूप में इसमें काउंट होगा। यानी कि देखो ध्यान से, अगर 10 अंक लाने वाले विद्यार्थी को देखा जाए तो इसी में आ सकते हैं, हाई इसमें नहीं आ सकते क्योंकि 10 इसमें काउंट होगा ही नहीं, क्योंकि अपर लिमिट के रूप में है। तो ये जो है 3 गो विद्यार्थी का है जी फेल हो गए हैं, ये 3 गो विद्यार्थी का होगा जी फेल आ गए, क्योंकि इसमें जो है 10 से कम अंक लाए हैं, ये 3 गो विद्यार्थी जो है 10 से कम अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, अब समझो ध्यान से, तो 10 को अंक अगर चाहिए कम से कम, यानी कि 10 से अधिक जो है अंक लाने पर ही आप क्या होंगे जी सफल होंगे। 10 नंबर ला दो या फिर 10 से अधिक अंक ला दो तो यहाँ पे सफल हो जाओगे। तो ऐसे कितने छात्र हैं जी, तब 13 को और 5 को मिलकर जो है 18 को छात्र यहाँ पे जो है ऑप्शन सी के रूप में यहाँ पे जो है सफल हुए हैं। यहाँ पे 18 को छात्र जो है सफल हुए हैं, 5 को छात्र इसमें 10 से 20 अंक जो लाए हैं। ठीक है, और देखो 20 से 30 अंक के बीच में 13 को छात्र, 13 5 यहाँ पे कितना होगा जी 18 को, यही जो है विद्यार्थी क्या होंगे जी सफल हो जाएंगे। ध्यान रखना, आयत चित्र खींचने के लिए बड़ों को कैसा होना चाहिए, तो ध्यान रखना अति व्यापी में होना चाहिए, यानी कि अपवर्जी विधि में होना चाहिए। अपवर्जी विधि में होगा ना तभी जाके क्या होगा जी, आप जो है आयत चित्र खींचोगे या फिर बड़म्बरता खींचोगे या फिर जो है माध्य निकालने वाला सूत्र अप्लाई करोगे, हर जो चीज है ना वो आपको अपवर्जी विधि में ही क्या करता है जी यहाँ पे जो है अप्लाई होने लगता है। ठीक है, तो आप लोग अपवर्जी विधि यानी कि अति व्यापी को जो ध्यान रखना, ऑप्शन ये यही होगा। ठीक है, अगला समझो ध्यान से, समान वर्ग मापों की स्थिति में आयत चित्र के निर्माण में आयतों की चौड़ाई बराबर किसके होती है। ठीक है, तो देखो समान वर्ग माप है, ऐसी स्थिति में आयत चित्र का जो निर्माण में ध्यान रखना, आयत की चौड़ाई बराबर किसके होगी, तो आयत की जो चौड़ाई होती है वर्ग की लंबाई के बराबर हो जाती है, वर्ग की लंबाई के बराबर हो जाती है, जो कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होती है, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट के बराबर होती है, यानी कि इसी के बराबर होती है। ध्यान रखना, ठीक है, जो इसकी लंबाई निकलेगी, जो वर्ग की लंबाई निकलेगी वही क्या होगा जी यहाँ पे जो है आयत चित्र का जो है चौड़ाई होगी, आयत चित्र का चौड़ाई होगा, यानी कितना चौड़ा जो है आप लोग आयत चित्र बनाओगे। ठीक है, तो ये जो आयत चित्र की जो चौड़ाई होती है ना, वर्ग अंतराल की लंबाई की वर्ग की लंबाई होती है, एक्चुअल में क्या होती है, वर्ग की लंबाई को दिखाती है, वर्ग की लंबाई को दिखाती है, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, इसकी जो लंबाई होती है ना आयत चित्र की, जो देखो ध्यान से यहाँ पे जो है आयत चित्र है ना, आयत चित्र, इसकी जो लंबाई होगी ना ये बरम्बरता को दिखाती है, किसको दिखाती है जी बरम्बरता को। तो दोनों बातों को ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे नहीं डंडा डंडा टाइप का जो है बना होता है। ठीक है, इसमें जो लंबाई होती है वो बरम्बरता को दिखाती है और जो चौड़ाई होती है वो वर्ग की लंबाई दिखाती है। क्या दिखाती है जी, वर्ग की लंबाई दिखाती है। दोनों बातों को ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। देखो हाई, देखो इसका जो है क्या करना है जी, वर्ग अंतराल यहाँ पे दिया हुआ है, इसका वर्ग चिन्ह बताना है। तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए उच्च सीमा निम्न सीमा को जोड़ करके आधा करना होता है। तो 31 में 25 जोड़ेंगे, 31 में हम लोग 25 जोड़ेंगे और 25 का यहाँ पे आधा कर लेंगे। देखो तो 5 1 6 होगा, 3 2 यहाँ पे 5 होगा, यानी कि 56 का आधा क्या होगा जी 28 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे जी निकालेंगे। और देखो ध्यान से, अपवर्जी विधि में वर्ग अंतराल जो है इतना है। ठीक है, 15 से 25 है, इसकी लंबाई क्या होगी, तो लंबाई ज्ञात करने के लिए ध्यान रखना उच्च सीमा में से ध्यान रखना अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाना होता है। तो 25 में से 15 घटाओगे तो यहाँ पे 10 होगा। इस तरह से आप लोग जो है लंबाई ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह क्या होगा, वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए दोनों को जोड़ करके आधा करोगे, 40 और 30 70, 70 का आधा यहाँ पे 35 होगा, यही तो होगा वर्ग चिन्ह। ठीक है, जो वर्ग चिन्ह होता है एक साई का मान क्या होता है जी अपर लिमिट जोड़ लोअर लिमिट, और ध्यान रखना यहाँ पे क्या जी बट्टा में 2 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। उच्च सीमा निम्न सीमा को जोड़ करके आधा करना है, 40 30 70, 70 का आधा यहाँ पे 35 होगा, काम खत्म है।
अब सुनो, परिसर ज्ञात करना है, सबसे बड़का भैया में से सबसे छोटका भैया को क्या करना है जी, घटाना है। तो सबसे बड़ा क्या दिख रहा है यहाँ पे, सबसे बड़ा क्या दिख रहा है हमको, तो 71 दिख रहा है, और किसी को दिख रहा है क्या कुछ बड़ा? नहीं दिख रहा है। देखो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा देखो 35 को है, और कौन है का जी, 35 से भी छोटा कौन है क्या, 35 से छोटा भी नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे जी, बड़का में से छोटका घटाएंगे। 71 में से आप जो है 35 घटाओगे, 15 देखो 11 में से 6 घटे तो यहाँ पे 5 घटे तो 6 होगा, 6 में से 3 घटे तो यहाँ पे 3 होगा, यानी कि जो है 36 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में है। इस तरह से ध्यान रखना, सबसे बड़का में से सबसे छोटा घटा लोगे तो निकल जाएगा परिसर, रेंज निकल जाता है। ठीक है, तो परिसर ऐसे ही ज्ञात करना होता है। इसका भी परिसर बताना है तो क्या करोगे जी, सबसे बड़का में से सबसे छोटका को घटा लो, सबसे बड़का में से सबसे छोटका को घटाना है। सबसे बड़का हमको 59 दिख रहा है, और कौन तो बड़का नहीं दिख रहा है, सबसे छोटका यहाँ पे 11 दिख रहा है, 59 में से 11 घटाओगे 48 आ जाएगा, 48 आ जाएगा। यही आपका परिसर होगा, यही आपका परिसर होगा। प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का माध्य बताना है, 7 गो प्राकृत संख्याओं का क्या करना है जी, माध्य आपको बताना है। अब सुनो ध्यान से, 7 को प्राकृत संख्या कौन होगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, यही ना जी। इसका माध्य बताना है, तो माध्य ज्ञात करने के लिए ना सभी को जोड़ लेते हैं और जितना संख्या होता है उससे भाग कर देते हैं। सभी को जोड़ करके, सभी को जोड़ करके क्या करना है जी, सभी को जोड़ करके और इसकी जो संख्या है ना उससे भाग करेंगे। कौन को संख्या था जी, 7 को प्रेक्षण है तो 7 से भाग करेंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। देखो 1 और 2 3, 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 6 21, 21 7 कितना होगा जी, 28 होगा। 28 बटा यहाँ पे कितना होगा जी, 7 होगा। 7 से 4 बार में कटेगा, यानी कि यही आपका माध्य होगा। तो माध्य ज्ञात करने के लिए जो भी प्रेक्षण दिया होगा उन सबको जोड़ लेना और जितनी संख्या उनकी होगी ना उनसे भाग कर देना, जो आएगा वही आपका माध्य होगा। देखो इसका भी माध्य ज्ञात करना है तो क्या करोगे जी, सभी प्रेक्षणों को जोड़ोगे। देखो यहाँ पे x हो गया, x प्लस 2 हो गया, यहाँ पे x प्लस 4 हो गया, x प्लस 6 हो गया, x प्लस 8 हो गया। ठीक है, वैसे यहाँ पे x प्लस 4 ही इसका आंसर होगा, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं। सुनो ध्यान से, सबको जोड़ करके आप सभी के संख्या से भाग कर देना है, और कुछ नहीं करना, बस भाग करना है। देखो ध्यान से, देखो जोड़ो, x और x, 2 को x, 3 को x, 4 को x, 5 को x होगा। अगर सबको जोड़ोगे तो यहाँ पे 5 को x होता है। और अंकों को जोड़ो, अंकों को जोड़ो। देखो यहाँ पे 2 4 6 6 12 12 8 कितना होगा जी, 20 होगा, यानी कि यहाँ पे जो है 20 हो गया। अब कौ को यहाँ पे जो है प्रेक्षण है जी, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे 1 गो प्रेक्षण, फिर 2 गो, फिर 3 गो, 4 गो, 5 गो, 5 गो प्रेक्षण है तो हम लोग 5 से भाग करेंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। आपको पता है अगर बीच में प्लस हो ना, बीच में प्लस हो तो हम 5 से दोनों को भाग कर सकते हैं। तो 5x और यहाँ पे जो है 20, दोनों को ही हम लोग जो है 5 से भाग कर सकते हैं। तो 5 से 5 कट जाएगा, 5 चौका 20 होगा, यानी कि यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे जो है प्लस में क्या बचेगा जी, 4 बचेगा। एक तो ऐसे बना सकते हो, या फिर कई बच्चे ऐसे भी सोच रहे होंगे। कैसे सोच रहे होंगे जी, देखो ध्यान से, 5 से कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे x बचेगा, 5 चौका 20 बचेगा, 5 में 1 से होगा 5x, 5 चौका 20 होगा, बटा में यहाँ पे 5 होगा, 5 से 5 कट जाएगा तो क्या होगा, x प्लस 4 बचेगा। तो जैसे आप लोग को सोचना है वैसे सोचो, आएगा x प्लस 4 ही। ठीक है, आगे समझने का प्रयास करते हैं। इसका देखो ध्यान से, माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए ना बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में आंकड़ों को लिखा जाता है। तो आप क्या करो जी, बढ़ते क्रम में लिखो। देखो है 1 2 3 4 5 लिख दो, 1 2 3 4 5, यहाँ पे बढ़ते क्रम में लिख दिए। कौन कौन बचा जी, 7 और 12 बचा, तो 7 और 12 लिख देंगे, 7 और यहाँ पे 12। ठीक है, माध्यक ज्ञात करना है तो सबसे बीच में पहुंचना है। देखो ध्यान से, 1 काट देंगे, 12 काट देंगे, 7 काटेंगे तो 2 काटेंगे, यानी कि कोई इधर से काटना है, कोई इधर से काटना है। 5 काटेंगे, यहाँ पे 3 काटेंगे, तो 3 को इधर कट गया, 3 को इधर कट गया, बीच में क्या बचा जी, 4 को बचा, 4 बचा, तो यहाँ पे क्या होगा जी, 4 यहाँ पे माध्यक हो जाएगा। तो सबसे बीच में आपको पहुंचना, सबसे बीच में। ठीक है, सबसे बीच में पहुंचना है, 4 यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल देखो ध्यान से, इसका आपको माध्य ज्ञात करना है। तो बढ़ते क्रम में लिखोगे, देखो ध्यान से, 2 3 4। ठीक है, 2 3 4 लिख दिए। ठीक है, 4 को देखो 7 9 11 हो जाएगा, 7 9 11 हो गया। अब क्या करना है जी, बीच में पहुंचना है। माध्य ज्ञात करने के लिए ना बीच में पहुंचना है, सबसे बीच में जाना है। देखो भाई, 2 इधर से काटोगे तो 11 इधर से काटोगे, 9 इधर से काटोगे तो 3 इधर से काटोगे, बीच में 2 को बच गया। अब इसके भी बीच में जाना है, तो इसके बीच में जाने के लिए जो है क्या करना जी, दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। देखो जब ए को बचा था, जब ए को बचा था वही आंसर हो गया था। यहां पे देखो आंसर बीच में 2 को बच रहा है, तो दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। ठीक है, तो 7 और 4 11 होगा, 11 का आधा करोगे तो 5.5 आएगा। जोड़ लो, देखो ध्यान से, 7 4 11, 11 का आधा करना है, यानी क्या होगा जी, 5.5 होगा। आप ऐसे भाग भी कर सकते हो 2 से 11 को, 2 पंजे 10 होगा, घटेगा तो यहाँ पे 1 दशमलव देंगे तो 0, 2 पंजे 10 हो जाएगा, घटेगा तो 0 हो जाएगा।
ठीक है, तो 5.5 ही यहाँ पे आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझोगे। इसमें देखो ध्यान से माध्यक बताना है, तो माध्यक आपको हमने सिखाया है बढ़ते क्रम में पहले लिखो। सबसे छोटा इसमें कौन है जी? देखो ध्यान से, 15 हो गया, 16 एक जगह और 2 जगह 16 हो गया, तो 15 हो गया, 16 2 जगह है तो 2 जगह लिख देंगे। ठीक है, और क्या है जी? 16 के बाद कौन आ रहा है जी? 16 के बाद ध्यान रखना 19 आ रहा है, मेरे ख्याल से 19 आ रहा है, तो 19 लिख देंगे। इसके बाद 19 के बाद कौन है जी? 19 के बाद देखो ध्यान से, 19 के बाद यहाँ पे ध्यान रखना 25 आएगा, 25 आ जाएगा, 25 लिख देंगे, यहाँ पे 25 लिख देंगे। ठीक है, चलो 25 को देखो ध्यान से, 28 जो है 2 जगह आ रहा है, 28 यहाँ पे 2 जगह आ रहा है, तो 28 को भी लिख देंगे। ठीक है, और क्या आ रहा है जी? 28 के बाद क्या आ रहा है जी? 28 को देखो ध्यान से, 32 आ रहा है, 36 आ रहा है, 32 और 36 आ रहा है, 32 और 36 यहाँ पे आ रहा है। और कुछ आ रहा है जी? 36 के बाद देखो ध्यान से, यहाँ पे 40 और 42 आ जाएगा, पहले 40 आएगा फिर 42 आएगा, पहले 40 और फिर जो है 42 आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। आपको निकालना है माध्यक। माध्यक निकालने के लिए आपको बीच में पहुंचना है। क्या पहुंचना है जी? बीच में पहुंचना है। तो एगो इधर से काटोगे, एगो इधर से काटेंगे, एगो इधर से तो एगो इधर से। ठीक है, एगो इधर से काटोगे तो एगो इधर से काटोगे, एगो इधर से काटोगे तो एगो इधर से काटोगे, एगो इधर से काटोगे तो एगो इधर से काटोगे। बीच में क्या बचा जी? 28 बचा। यही आपका माध्यक हो जाएगा, यही आपका माध्यक होगा, बस बात खत्म। तो आप बढ़ते क्रम में से हो चाहे घटते क्रम में से हो, बस बीच में पहुंचो, बीच में पहुंचोगे तो माध्यक निकलेगा। बीच में पहुंचना है, बीच में। ठीक है, इसका भी आपको माध्यक ज्ञात करना है। क्या आप लोग बना लोगे? क्या आप लोग बना लोगे? बताओ जल्दी से। क्या आप लोग नहीं बना सकते हो? बना लोगे। सजाना है, सजा के पहले बीच में पहुंचना है, बीच में पहुंचना है, बस इतना सा काम करना है। आगे समझो ध्यान से। देखो इसका जो है माध्य यहाँ पे 5 दिया है। माध्य ज्ञात करते करते कैसे? तो सभी को जोड़ते हैं और जितना प्रेक्षण होता है उससे भाग कर देते हैं, वही माध्य होता है। तो जोड़ो है, 3 4 1 से 5 6 को जोड़ो। 3 हो गया, प्लस में 4 हो गया, प्लस में 1 हो गया, प्लस में 5, प्लस में 6, इन सबको जोड़ दिया। कौ को प्रेक्षण है जी? तो देखो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो प्रेक्षण है, तो 5 से भाग देंगे, जो आएगा ना वही माध्य होगा। लेकिन माध्य यहाँ पे 5 दे दिया है, माध्य यहाँ पे 5 दे दिया है, तो माध्य निकालने के लिए देखो सबको जोड़ के भाग करते हैं प्रेक्षणों की संख्या से, तो माध्य निकलता है। और माध्य है कितना जी? 5, तो इसको 5 के बराबर करेंगे। माध्य 5 है तो ये पूरा को 5 के बराबर करेंगे, क्योंकि ये जो माध्य निकाले है ना, यही माध्य जो है यहाँ पे 5 है। बस माध्य निकालना सीखो कि सबको जोड़ के प्रेक्षणों की संख्या से भाग करना है। चलो देखो ध्यान से, यहाँ पे 5 में 5 से गुना करोगे ना, बट्टा के नीचे तक होगा जी, गुना जाएगा। 5 में 5 से गुना करोगे तो 25 होगा। यहाँ पे जोड़ो, 3 4 7 7 5 12 12 और 6 18 होगा, 18 प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये बराबर में कितना होगा जी? यहाँ पे 25 होगा, 5 5 25 हो जाएगा। 4 3 7 5 12 12 6 18 होगा। x का मान कितना हो जाएगा जी? तो देखो 25 हो गया, 18 जाके क्या होगा जी? घट जाएगा, तो 25 में से 18 घटेगा तो कितना होगा जी? 7 होगा। यही आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे समझने का प्रयास करो। प्रथम 10 रूढ़ संख्याओं का है चाहे अभाज्य संख्याओं का हो, बात जो है दोनों का दोनों सेम ही होगा। इसका माध्यक बताना है, तो प्रथम 10 को अभाज्य संख्या पहले लिखो। देखो ध्यान से, पहला अभाज्य संख्या 2 होगा, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 9 नहीं आएगा। 9 जो है भाज्य संख्या होता है, क्योंकि 3 से कट जाता है वो। ठीक है, तो वैसा संख्या जो एक और समय के अलावा बाकी किसी भी संख्या से ना कटे, वही अभाज्य संख्या होता है। तो 2 3 5 7 11 13, ठीक है, 17, 17 के बाद जो है 23 आ जाएगा, 21 नहीं आता है। ठीक है, 19 आ जाएगा ना, पहले 19 आएगा, 19 फिर 23। ठीक है, कौ हुआ जी? 2 4 6 8 9 गो हुआ, 23 को ध्यान रखना 29 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है आपने लिख दिया। अब क्या ज्ञात करना है जी? आपको माध्य ज्ञात करना है। देखो एगो इधर से काटेंगे, एगो इधर से, एगो इधर से काटेंगे तो एगो इधर से, एगो इधर से काटेंगे तो एगो इधर से, फिर इधर से तो इधर से। देखो इन दोनों के बीच में पहुंचना है, तो बीच में पहुंचने के लिए क्या करेंगे जी? जोड़ के आधा कर देंगे, तो 13 में 11 जोड़ेंगे तो 24 होगा, 24 का आधा करोगे तो कितना होगा जी? यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है 12 हो जाएगा माध्यक। तो बीच में पहुंचने के लिए आपको जो है 2 से भाग कर देना है, जोड़ के क्या करना है जी? 2 से भाग करना है, दोनों को जोड़ के आधा कर देना है, बस आप जो है बीच में पहुंच जाओगे। बीच में खाली पहुंचना है माध्यक ज्ञात करने के लिए। अब देखो ध्यान से, भाई एबीसी का जो है माध्य जो है निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो माध्य ज्ञात करना है, तो सबको जोड़ लो है, ए बी और सी सबको जोड़ लिए। कौ गो प्रेक्षण है जी? 1 2 3 गो प्रेक्षण है, तो 3 से भाग कर देंगे, तो a प्लस बी प्लस सी बटा 3 होगा। यही आपका माध्य होगा। तो माध्य ज्ञात करने के लिए ना सबको जोड़ के जो है 3 से भाग कर दिया जाता है। क्या कर देते हैं जी? 3 से भाग कर देते हैं, ध्यान रखना। माध्य माध्यिका और बहुलक क्या होता है? तो माध्य माध्यिका और बहुलक क्या होता है जी? केंद्रीय प्रवृत्ति की जो है माप होती है, एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, बाकी कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। x के किस मान के लिए
देखो ध्यान से, इसका जो है बहुलक क्या है जी, 4 है। बहुलक 4 है मतलब क्या होगा जी, बहुलक मतलब होता है जो बार बार आया होता है, जो सबसे अधिक बार आया होता है वही बहुलक होता है। तो इस आंकड़े में ध्यान रखना है, आंकड़े में 4 ही सबसे अधिक बार आया होगा। तो 4 सबसे अधिक बार आया होगा तो क्या हो सकता है यहाँ पे बहुलक, पहले x का मान क्या हो सकता है देखो, इसमें देखो ध्यान से 4 कितना बार आया जी, देखो ध्यान से पहले 1 को देखो, 1 जो है यहाँ पे एक बार ही आया है, 1 जो है यहाँ पे एक बार आया है। फिर देखो 3 इसमें कितना बार आया जी, 3 इसमें जो है एक बार ही आया है। 5 भी कितना बार आया जी, 5 यहाँ पे जो है एक बार ही आया है, ठीक है। देखो 4 यहाँ पे जो है 2 बार आया है, 4 यहाँ पे जो है 2 बार आया है, ठीक है, 2 बार यहाँ पे 4 आया है, ठीक है। 7 भी यहाँ पे जो है 2 बार आया है, 7 भी यहाँ पे 2 बार आया है। अब देखो ध्यान से कह रहा है कि बहुलक जो है 4 होगा, बहुलक 4 मतलब जो है 4 ही सबसे अधिक बार आया होगा। तो देखो ध्यान से यहाँ पे 7 और 4 दोनों तो 2 ही बार आए दिख रहे हैं, यानी कि जरूर x की जगह पे जो है 4 रहा होगा, जिससे क्या होगा जी 4 जो है 3 बार आ जाएगा, 3 बार आ जाएगा और यही क्या होगा जी बहुलक बन जाएगा, यानी कि x का मान हमें 4 रखना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, क्योंकि x को जो है देखो x का ऐसा मान रखना है जिससे 4 का मान सबसे अधिक बार आया हो, तभी जाके इसको बहुलक बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना 4 को जो है 3 बार बनाना पड़ेगा और 3 बार बनाने के लिए x का मान यहाँ पे 4 रखना पड़ेगा, तब जाके 1 गो 2 गो 3 गो 4 आएगा, ठीक है, तो बहुलक बन पाएगा। इसलिए यहाँ पे जो है x का मान जो है 4 आपको रखना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे बातों को समझ गए होंगे, ठीक है। तो हमने 80 को ऑब्जेक्टिव कराया है और ये 80 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको बस 50 को ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है। तो आप जाओ और झंडा गाड़ के आओ, दूसरा हम कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ तक वीडियो देखे, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। जाओ एग्जाम हॉल में तबाही मचाओ और 10वां क्लास में जल्द ही आओ, ताकि हम लोग आप लोग को एकदम बढ़िया तरीके से बढ़िया अंदाज में आपका सिलेबस बढ़िया से खत्म कर सके और आपको 10वां क्लास के बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 गणित में मंगाने की जिम्मेदारी मेरी होगी, इस बात का ध्यान रखना। तो आशीर्वाद है, जाओ तबाही मचाओ। ओके, बाय बाय।